मोदी शासन के 20 साल की सीरीज आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। आज हम नरेंद्र मोदी की पर्सनल बातें आपको बताएंगे। मोदी के बारे में एक चर्चा बहुत होती है कि मोदी बहुत मेहनती हैं, वो थकते तो हैं मगर कभी रुकते नहीं हैं। इसका एक ट्रेलर पिछले 24 घंटों में दिखा है। आज और कल मोदी ने 24 घंटों में 4 अभियान लॉन्च किए हैं। अब से थोड़ी देर पहले मोदी गांधी स्मृति में थे, प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इसके अलावा पीएम मोदी ने बैक टू बैक 2 दिनों में पूरे 3 घंटे तक देश के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री 7 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे, वहां भी 2 योजनाओं को लॉन्च करेंगे। अमेरिका से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। आज हम आपको प्रधानमंत्री के वर्किंग स्टाइल के बारे में डिटेल में बताएंगे। मोदी अधिकारियों को कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक एक योजना की मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, मोदी जब काम करते हैं तो किस पावर पैक्ड प्रेजेंटेशन की उम्मीद करते हैं। 20 साल से लगातार बिना छुट्टी लिए 24/7 काम करने के बावजूद वो इतने एक्टिव और एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। हमारी स्पेशल सीरीज की इस रिपोर्ट में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मोदी थकते जरूर हैं, लेकिन रुकते नहीं। ये तस्वीर इसका प्रूफ है। मोदी के पास ऐसा कौन सा मैजिक मंत्र है? 15.5 घंटे का सफर तय करके मोदी दिल्ली पहुंचते हैं और सीधे पब्लिक के बीच पहुंचकर इंटरेक्ट करते हैं। और शाम होते होते सेंट्रल विस्टा के ऑन साइट इंस्पेक्शन पर पहुंच जाते हैं। मजदूरों से बात करते हैं, सबका हालचाल पूछते हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका गए, आपने देखा। मोदी अमेरिका से लौटे, दुनिया ने देखा। मगर इन सबके बीच मोदी ने कैसे तैयारी की, क्या क्या प्लानिंग की, किसी को नहीं पता। यह फर्स्ट टाइम था जब भारत के प्रधानमंत्री को लेकर बोइंग 777 का इंडिया 1 दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से वॉशिंगटन पहुंचा, वो भी नॉन स्टॉप 15.5 घंटों लगातार सफर। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री के विमान को अमेरिका पहुंचने में एक स्टॉप ओवर की वजह से 24 घंटे लग जाते थे। लेकिन मोदी की वर्किंग डिक्शनरी में समय की कीमत बहुत ज्यादा है। देश ने वो दौर देखा है जब पहले के प्रधानमंत्रियों का विमान विदेशों में लैंड करता था, तब सब कुछ स्लो मोशन में हुआ करता था। मगर पिछले 7 सालों में जमाना बदल गया है। अब सब कुछ फुल स्पीड में होता है। मोदी विदेश पहुंचने से पहले ही एक्टिव मोड में आ जाते हैं, प्लेन में सोते हैं, वो भी रात भर नहीं। जैसे ही मोदी के ट्रिप का पहला चरण खत्म होता है, वो विमान में ही अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं और विमान से उतरते ही मीटिंग शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेट लैग यानी कि हवाई यात्रा के दौरान होने वाली थकान क्यों नहीं होती, क्योंकि जब वो लंबी यात्रा करते हैं और इसके अलावा टाइम जोन बदलता है तो उसका असर बॉडी पर पड़ता है। पीएमओ से जुड़े हुए सूत्रों का कहना है कि इसके लिए कुछ मंत्र का इस्तेमाल होता है। पहला मंत्र ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखते हैं। उनकी बैठकें बैक टू बैक रहती है, इसलिए दिमाग को थकान का एहसास नहीं होता। दूसरी चीज़ कि हवाई यात्रा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं। और तीसरी चीज़ कि अपने टाइम जोन जो डेस्टिनेशन का है उसके हिसाब से अपने बॉडी को अकॉर्डिंगली स्विच करते हैं। मतलब ये है कि अगर वो भारत से चल रहे हैं और भारत में उस समय रात हो रही होगी तो वो सोएंगे नहीं, बल्कि अगर अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका के टाइम जोन के हिसाब से अपने बॉडी को मेंटेन करेंगे। अमेरिका दौरे पर मोदी ने 65 घंटे में 1 या 2 नहीं, पूरी 20 मीटिंग्स की। जी हां, पूरे 20। इसके अलावा इंडिया 1 फ्लाइट में उड़ान के दौरान 4 घंटों की मीटिंग्स हुई। इस लिहाज से देखें तो दिल्ली से अमेरिका पहुंचने और फिर वापस लौटने तक मोदी ने 24 मीटिंग्स की। 22 सितंबर को फ्लाइट में 2 मीटिंग्स, वॉशिंगटन डीसी पहुंचते ही होटल में 3 मीटिंग्स, 23 सितंबर को 5 अलग अलग बैठकें और फिर उसी दिन 3 इंटरनल मीटिंग। 24 सितंबर को बाइडेन और क्वाड की मीटिंग से पहले 4 और इंटरनल मीटिंग्स और 25 सितंबर को अमेरिका से भारत लौटते वक्त फ्लाइट में 2 और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की। खुद मोदी से सुनिए उनके बिजी शेड्यूल का किस्सा और उनके ना रोकने की वजह। आपको पता होगा अभी मैं जापान जाके आया, मैं 4 दिन था वहां।
जापान में। लेकिन मैंने जापान में क्या किया, 4 दिन था, 4 दिन में 5 राज्यों की विजिट की, 5 स्टेट्स। 4 दिन में 6 सेंट्रल मिनिस्टर्स से मिला उनके, 4 दिन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिला, 2000 इंडस्ट्रियल हाउस से मिला। टोटल ऑर्गेनाइज मीटिंग वर 67 इन 4 डेज। यानी मैं मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा, ये मैंने 2001 में कहा था, वो आज भी मैं उसका पालन करता हूं, मैं पूरी शक्ति से करता हूं। जहां तक पहले जो जाते थे तो कोई नोटिस ही नहीं करता था, जहां जाते थे वहां भी कोई नोटिस नहीं करता था, जहां से जाते थे उनको भी पता नहीं था गए कि आए। अब मेरा केस ऐसा है कि मैं जाता हूं तो पता भी चलता है, क्योंकि मैं वहाँ लोगों से मिलता हूँ, कुछ काम करता हूँ, कुछ निर्णय करता हूँ, और मैं मानता हूँ देश के लिए मुझे करना चाहिए। मोदी के 7 साल के कार्यकाल में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जब उनके विमान से चेक इन बैग्स उतारे जाए। जानते हैं क्यों? अपनी विदेश यात्राओं को छोटा रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी विदेशी होटलों में सोने के बजाय विमान में ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपने समय को बचा सकें। मार्च 2016 में मोदी बेल्जियम, अमेरिका और सऊदी अरब के दौरे पर गए। उस यात्रा के लिए एयर इंडिया के विमान में 3 रात का सिलेक्शन किया गया। उस दौरान मोदी ने विमान में ही अपनी नींद पूरी की ताकि दिन के समय का प्रयोग जरूरी काम के लिए कर सकें। उस दौरान मोदी सिर्फ 2 दिन होटल में रुके थे, 1 दिन वॉशिंगटन में और 1 दिन रियाद में। और आप यकीन नहीं करेंगे, तब सिर्फ 97 घंटे में मोदी ने अमेरिका सहित कई देशों की यात्रा कर डाली। अगर मोदी ने उड़ान के दौरान का समय सोने के लिए तय नहीं किया होता तो उसी दौरे में कम से कम 6 दिन लगते। प्रधानमंत्री मोदी अपना ट्रैवल प्लान अब जिस प्रकार का बनवाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज उनके लिए नई है। 1990 के दशक में जब मोदी अमेरिका आते थे तब एक एयरलाइंस बड़े डिस्काउंट पे मंथली पास देती थी। मोदी अपना प्लान इस प्रकार का बनाते थे कि उन्हें रात में होटल में ना रुकना पड़े, पैसे खर्च ना हो। या तो उनकी रात गुजरती थी फ्लाइट में या फिर एयरपोर्ट पर। इसी पैमाने पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की विदेश यात्राएं अक्सर लंबी हुआ करती थी। वो ज्यादातर एक शहर तक ही सीमित रहती थी और मनमोहन सिंह रात में बहुत कम ही सफर करते थे। मोदी और पूर्व के प्रधानमंत्रियों के वर्किंग एटीट्यूड में यह फर्क दिखता है। मोदी के सोचने का तरीका सिंपल है। एक नया और मुश्किल काम शुरू करते हैं, काम अंजाम तक पहुंचे तो आराम करने की जगह दूसरा काम सोच लेते हैं। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का यह खास हिस्सा सुनिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां पार्लियामेंट चल रही थी, एक हमारी रशिया के साथ बायलैटरल कॉन्फ्रेंस होती है रेगुलरली, एक वर्ष यहां होती है, एक वर्ष वहां होती है। तो कभी वो यहां आते, कभी हम वहां जाते। तो पार्लियामेंट में था मैं, और पार्लियामेंट से मुझे मॉस्को जाना था, तो सीधा ही पार्लियामेंट से निकल गया। हवाई जहाज में भी थोड़ा खा लिया। हवाई जहाज में मेरा मीटिंग रहती है, ब्रीफिंग चल रहा था पूरा। वैसे ही एक बार सिंगापुर में एक कार्यक्रम के लिए मुझे निमंत्रित किया गया था, मैं कीनोट स्पीकर था सिंगापुर। लेकिन वो उनका बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और स्वयं प्रधानमंत्री ऑडियंस में थे। ट्रैवलिंग करके पहुंचा था, मेरा ऐसा ही रहता है, बिल्कुल एक के पीछे एक कार्यक्रम लगे रहते हैं। तो मैं एक कार्यक्रम करके पहुंचा था, स्नान करके कपड़े बदल करके लेक्चर करने गया था, और काफ़ी मैं देशों का टूर करके आ रहा था। तो उनकी श्रीमती जी ने कहा क्या कार्यक्रम है। मैंने कहा आप तो इतना दौड़ धूप करके आया हूँ, अब जाऊँगा, कल के कार्यक्रम का ब्रीफिंग वगैरह लेना है। मोदी का यह वर्किंग स्टाइल आज का या 7 साल पुराना नहीं, 20 साल पुराना है। क्या 20 साल पहले भी मोदी ऐसे ही थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 2001 यानी वो साल जब मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। स्थापित भारतना के कायदाથી स्थापित भारतना। सोचिए फोकस कितना क्लियर था। 20 साल पहले ही मोदी ने बता दिया था कि वो क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ईश्वर नामे सौगन लऊं छू। पहली बार मुख्यमंत्री बना था तब मैंने सार्वजनिक रूप से एक बात कही है,
आमतौर पर पॉलिटिशियन का पहला स्वभाव होता है कि जो कहा है लोग जल्द से जल्द भूल जाए। डू फॉलो व्हाट आई से? लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैंने जो कहा है वो लोग याद रखें। ये मैंने 2001 में वादा करने के बाद शपथ लिया था, आज 2012 में मैं उसको दोबारा दोहराता हूं, और आज तक मेरे इस बयान को किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है, मेरे किसी व्यवहार ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। दूसरा, मैंने कहा था कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। यहां आपको मैंने बोला था, मैंने कोशिश की 12 बजे ठीक पहुंच जाऊं। मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने 20 साल पहले जो वादा किया था, प्रधानमंत्री के तौर पर वो आज भी वही वादा निभा रहे हैं। सोचने का तरीका नहीं बदला, काम करने का स्टाइल नहीं बदला। एक और उदाहरण देखिए। गुजरात के पहले के मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे ऑफिस पहुंचते थे, मगर बतौर सीएम मोदी के ऑफिस पहुंचने का वक्त होता था सुबह के 9:45 बजे। रही बात बतौर प्रधानमंत्री की, तो मोदी 9:45 की बजाय 9:30 बजे ही ऑफिस पहुंच जाते हैं। खुद भी 18 घंटे काम करते हैं और अपने मंत्रियों से भी 18 घंटे काम करवाते हैं। आपको बता दें कि उनकी जो कार्य शक्ति है उसमें उनका जो एक पंक्चुअलिटी है, सुबह टाइम पे उठना, चीज़ों का पूर्वाभ्यास करना और हर चीज़ को प्रॉपर टाइम के साथ रिलेट करना, ये उनकी कार्यप्रणाली को बहुत ही सटीक बना देता है। और इसीलिए हमने देखा है कि वो खुद तो एफिशिएंट रहते ही हैं, लेकिन साथ साथ अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी मोटिवेट करते हैं, और इसीलिए उनके साथ जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो भी ये कहते हैं कि वो सिर्फ पूर्व आयोजन नहीं करते हैं बल्कि पूर्ण आयोजन भी करते हैं। और हमने गुजरात के अंदर ये कई बार देखा कि योजनाओं की आधारशिला रखने से पहले उसके कंप्लीशन की डेट वो तय कर दिया करते थे। ये उनके काम करने की स्टाइल की खासियत है। कहते हैं किसी व्यक्ति का काम ही उसकी पहचान बनती है, और मोदी के धुर विरोधी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि काम को लेकर मोदी की डिक्शनरी में ना तो इफ है और ना ही बट है। दिन में 20-20 घंटा काम करना यह कोई छोटी बात नहीं। आप हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है? इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब अगर मुझे हंसी खुशी की शाम के रूप में देना है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। मेरी जिंदगी भी हर पल शरीर का धर्म करता ही है, लेकिन उसी पल मुझे ध्यान में कोई अपनों के लिए कभी त्रिपुरा से कोई खबर, कभी केरल से कोई खबर, कभी दिल्ली से कोई खबर, तो फिर मन करता है अरे उठो यार, चलो दौड़ो। मोदी की वर्किंग स्टाइल को कुछ ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों की नजर से देखें तो सबको मोदी का मैसेज क्लियर होता है। 2001 से 2005 तक गुजरात में सीएमओ के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल मुकिम के सुनिए मोदी समय के कितने पाबंद हैं। One thing very significant about his attitude and approach was that he himself, वो स्वयं जो है बड़े ही डिसिप्लिन व्यक्ति है। अगर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप समय पर आए, आप समय की पाबंदी, समय बीइंग स्टिकिंग टू योर टाइम, पंक्चुअलिटी इज इंपॉर्टेंट,
बट पंक्चुअलिटी की अपेक्षा आप सामने वाले व्यक्ति से करें और स्वयं पंक्चुअल ना हो तो उसका मतलब नहीं रहता. तो ही हिमसेल्फ इज वेरी पंक्चुअल. यू एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू बी कंप्लीटली कमिटेड रहे, कंप्लीटली फोकस्ड रहे, काम अपना ऑप्टिमम एफिशिएंसी से करने का प्रयास करे. तो ये अपेक्षा आप रखेंगे तो आप स्वयं भी इस तरह का आपको वो जो एक्सपेक्ट करते हैं तो ही हिमसेल्फ सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर दैट. तो ब्यूरोक्रेट जो उसका जो एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है ना, वो सिविल सर्वेंट के अंदर जो है वो बड़ा सिविल सर्वेंट देखता है कि नहीं मुझसे ये अपेक्षा की जा रही है, बट द पर्सन जो अपेक्षा कर रहा है ही हिमसेल्फ इज फॉलोइंग दैट. मोदी थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं. वो कहते हैं मीटिंग कोई भी हो तैयारी करके आओ, फॉलो अप मीटिंग्स के लिए रेडी रहो, नोटबुक नहीं बुलेट पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाओ. बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी को लाल फीताशाही नहीं पसंद, काम में बाधा नहीं पसंद. मोदी एक्शन पॉइंट्स की बात करते हैं. हर मंत्रालय के लिए मोदी के पास सवाल होता है और वो सही जवाब की उम्मीद भी करते हैं. और अगर किसी की तैयारी नहीं होती तो मोदी जाहिर भी करते हैं. प्रधानमंत्री खुद समय के पाबंद हैं. कैबिनेट मिनिस्टर्स को सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचने का निर्देश है. सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे अधिकारियों के साथ मीटिंग की टाइमिंग सुबह 9 बजे की फिक्स रहती है. मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास जितना समय है, जितनी शक्ति है, उसे इसमें खपा दूं, खर्च कर दूं, अपने आप को आहूत कर दूं. एक बार आपको पता चल जाए कि इतना काम है, ये मेरा मिशन है, फिर ऊर्जा अपने आप आने लग जाती है. मोदी की एक और खास बात है छोटी छोटी डिटेलिंग पर नजर. बारीक से बारीक बात पकड़ते हैं. कई बार तो अफसरों के मुंह से निकल जाता है ये हमारी नजर पर नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री ने फट से पकड़ लिया. मसलन बतौर प्रधानमंत्री अपने पहले ही साल में मोदी ने साउथ ब्लॉक में पीएमओ का चक्कर लगाया था और तब उन्होंने एक कोने में सिगरेट के बट पड़े देखे और ऑफिसर्स से कहा कि बाहर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा है. दूसरे रूम में मोदी को डेस्क पर चाय के कप पड़े दिख गए. मोदी ने सिर्फ जिक्र कर दिया और बाहर निकल गए, मगर बिना कुछ कहे मोदी ने मैसेज दे दिया कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उसी साल साउथ ब्लॉक में ही ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस विजिट करके मोदी सीधे चौथे फ्लोर पर पहुंच गए. चौथे फ्लोर पर किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि प्रधानमंत्री राउंड पर हैं. मोदी डांटते नहीं, लेकिन हाव भाव से ही मैसेज डिलीवर हो जाता है. स्पष्टता के साथ हमेशा ही कम्युनिकेट्स हिज व्यू पॉइंट इन अ वेरी वेरी अनएम्बिगुअस वे में कम्युनिकेट करते हैं, बट साथ साथ बड़ी ही शालीनता और बड़ी ही कर्टियस वे में ही टॉक्स टू एवरीवन. एक ऑफिस का एक कर्मचारी है जो उसके साथ भी उतने ही कर्टसी से बात करेंगे जितनी कर्टसी से आप शायद राज्य के चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे या किसी उच्च अधिकारी से बात करेंगे. तो जो एक फीलिंग है ना कि सबको एकदम समान भाव से देखना, ये एक बड़ी रेयर क्वालिटी उनमें है. मतलब वो भाप लेते हैं कि भाई कि पब्लिक एंड दैट नैक, नॉट एवरी वन ऑफ अस हैज दैट नैक. सुबह 5 बजे उठना, 5:15 बजे से 6 बजे तक खबरों के साथ साथ चाय की चुस्कियां लेना, रोज सुबह 6 बजे आधा घंटा योग करना और फिर इसके बाद अपने काम पर लग जाना. मोदी पिछले कई सालों से यही रूटीन फॉलो कर रहे हैं. मैं दिन में सोता नहीं हूं. मेरी नींद बहुत कम है. मैं ऐसा वर्कहोलिक बन गया हूं और कई सालों से मेरी आदत हो गई है. मैं मुश्किल से 3.5-4 घंटे सोता हूं, लेकिन वो मेरी बहुत साउंड स्लीप होती है. मैं बिस्तर पे जाता हूं, 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, 30 सेकंड में. और सुबह जब मेरा उठने का समय होता है ठीक उसी समय उठता हूं. तो एक प्रकार से साउंड स्लीप है, लेकिन मेरी बहुत कम स्लीप है. मुझे दिन भर कभी सोना नहीं पड़ता है. मैं दिन भर काम करता रहता हूं और उसका एक कारण है, मैं योग और प्राणायाम इससे जुड़ा हुआ हूं. 71 साल आते आते अक्सर लोग रिटायर होने वाले माइंडसेट में चले जाते हैं, लेकिन मोदी आराम नहीं, काम करते हैं. सोने के कुछ घंटों को छोड़ दिया जाए तो नॉन स्टॉप एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं. तभी तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तक मोदी से पूछ चुके हैं मोदी इतना काम कैसे कर लेते हैं. अब 3 या 4 3.5 घंटे ही सोते हैं.
मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ। उठता मैंने बिस्तर पे उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता हूँ। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था जी, उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है। मोदी इतना काम करते हैं तभी तो ये हेडलाइन छपती है, स्लीपलेस इन न्यू दिल्ली, मोदी टीम वेक्स अप टू 6 to midnight टोर्मेंट। अलग अलग मौकों पर मोदी ने अपनी वर्किंग स्टाइल की डिटेल कुछ इस तरह शेयर की। मेरी कार्यशैली की विशेषता रही है कि मैं अपनी ताकत पर भरोसा कम करता हूं, मुझे जो मिलने आता है उसकी ताकत पर ज्यादा भरोसा करता हूं, और वही एक जड़ी बूटी है जिस जड़ी बूटी ने इस ताकत के समूह को एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं, और सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं। मैं मेहनत करता हूं, ये बात आपने कही, मैं समझता हूं देश में इस विषय में कोई विवाद नहीं है। मैं मेहनत करता हूं, ये मुद्दा ही नहीं है। अगर न करता तो मुद्दा है। तो मेरे पास पूंजी एक ही है, कठोर परिश्रम। मेरे पास पूंजी है प्रामाणिकता, मेरे पास पूंजी है मेरे 125 करोड़ देशवासियों का प्यार, और इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर मोदी के कठिन परिश्रम को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से समझना है तो 10 पॉइंट्स में सब क्लियर हो जाता है। नंबर 1, वर्क एथिक से मोदी समझौता नहीं करते, कोई छुट्टी नहीं लेते। नंबर 2, मोदी का फोकस प्रेजेंट पर रहता है, वो आधे मन से कोई काम नहीं करते। अगर मोदी ने अपने 10 मिनट किसी को दिए हैं तो वो उससे ही डेडिकेटेड रहता है, मोदी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। नंबर 3, टॉप डाउन मैनेजमेंट। मोदी ने एमबीए के इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। मोदी का मंत्र क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वेयर द बक स्टॉप्स। नंबर 4, प्रेजेंटेशन इज की, मास्टर इट। मोदी ने यही मैसेज दिया है। नंबर 5, मोदी रिलेंटलेस हैं, थक कर बैठना उन्हें नहीं आता। नंबर 6, मोदी टेक्नोलॉजी से हमेशा अप टू डेट रहते हैं, नया ट्रेंड सेट करते हैं। नंबर 7, मोदी अपनी कार्यशैली में दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। नंबर 8, मोदी के पास आइडियाज की कमी नहीं है, वो उसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। नंबर 9, ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए मोदी लगातार फीडबैक लेते रहते हैं। और नंबर 10, कई लीडर्स अमूमन ब्यूरोक्रेट्स और एडवाइजर्स के भरोसे रहते हैं, लेकिन मोदी खुद पर भरोसा करते हैं। Every second is precious for him, and he is very conscious of that fact.
और उसमें भी वो जो होता है ना कि स्ट्रेट कमिंग टू द पॉइंट एंड टॉकिंग, वो जो होता है कि पेरिफेरल डिस्कशन वगैरह नहीं, स्ट्रेट टू द पॉइंट आके आप मुद्दे की बात कीजिए, क्रिस्प, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के 3 पहलू, उनकी स्मरण शक्ति, उनकी निर्णय शक्ति और उनकी कार्य शक्ति, उनके वर्किंग स्टाइल को दूसरे लीडर्स से काफ़ी अलग बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी चीज़ें भूलते नहीं हैं और ये एक उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और यदि एक बार वो निर्णय कर लेते हैं, फिर चाहे वो कितना भी कठिन हो, उसको इम्प्लीमेंट जरूर करते हैं। पहले आइडिया सोचना, फिर उस आइडिया पर लगातार काम करना। मोदी की मॉनिटरिंग का मतलब है काम 100% टाइम पर हो जाना चाहिए और सही होना चाहिए। काम पूरा हो जाने के बाद फीडबैक कैसा आया, इस पर नजर रखना और फिर नया काम ढूंढना। प्रधानमंत्री बहुत सारे आए, लेकिन अफसर कहते हैं कि इतना प्रोफेशनल पॉलिटिशियन कभी प्रधानमंत्री नहीं बना, जिसका दिमाग भी तेज चलता हो, आइडिया भी आउट ऑफ द बॉक्स देता है और हर फैसले में गरीब के फायदे का जिक्र हो। और लद्दाख में एलएसी को लेकर चीन के साथ 13वें दौर की बातचीत अगले हफ्ते होगी, ये बात आर्मी चीफ ने बताई है। लेकिन उससे पहले एलएसी पर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत ने अब अपनी सबसे आधुनिक तोप लद्दाख में तैनात कर दी है। इस नई डिप्लॉयमेंट से चीन को क्या मैसेज दिया गया है, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। 10 मिनट की इस खबर को आप देखेंगे तो आपको एलएसी पर लेटेस्ट तनाव से लेकर भारत की ऑपरेशनल तैयारी तक पूरी की पूरी तस्वीर साफ साफ नजर आएगी। एलएसी पर सिचुएशन अब आई बॉल टू आई बॉल वाली हो रही है। टेंशन बहुत ज्यादा है और यह बात आर्मी चीफ भी कह रहे हैं। चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने अपनी सबसे खतरनाक तोप भी लद्दाख में डिप्लॉय कर दी है। हजारों फीट की ऊंचाई पर यह तोप इस वक्त चीन की तरफ मुंह करके खड़ी है और ये 1 या 2 तोप नहीं, बहुत सी तोप हैं जो यहां पिछले कुछ दिनों में ही लाई गई हैं। यानी सेना की बैटल फॉर्मेशन तैयार है और चीन के लिए इसका एक बड़ा मैसेज है, वो ये कि अगर उसने कोई गड़बड़ की तो जवाब इस लेवल का मिलेगा। ये तस्वीरें बस कुछ देर पहले की हैं और ये जगह एलएसी से ज्यादा दूर नहीं है। इस तोप की रेंज में वो तमाम इलाका है जहां इस वक्त फौज बैठी हुई है। अगर इसने गोला दागा तो वो चीन की फॉर्मेशन को पूरी तरह से तबाह कर देगा। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख के कई इलाकों का दौरा किया है और वो क्या कह रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। The Chinese have deployed in considerable number. पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारी संख्या में सेना तैनात की है। सिर्फ पूर्वी लद्दाख में ही नहीं बल्कि उत्तरी लद्दाख में भी चीन की सेना की तैनाती है। जिस तरह से चीन ने फॉरवर्ड इलाकों में अपनी सेना की तैनाती बढ़ाई है, वो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। Which remains of course a matter of concern for us. चीन की सेना ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसे इंडियन आर्मी बहुत बारीकी से परख रही है। ये वीडियो चीन ने गलवान के इलाके में एलएसी की अपनी तरफ वाले इलाके में शूट किया है। इस वीडियो में चीन का राष्ट्रगान है, लेकिन उसके फौजियों की बॉडी लैंग्वेज देखिए। 1.5 साल की तैनाती के बाद चीन की फौज बहुत थकी हुई नजर आ रही है। गलवान नदी के किनारे सैकड़ों चीनी फौजी खड़े हुए हैं। चीन के थके हुए वीडियो के बाद भारत का जवाब देखिए। लद्दाख से कुछ हौसला बढ़ाने वाली तस्वीरें आई हैं। उन्हें देखेंगे तो इस रिपोर्ट और भारत की स्ट्रेटजी को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर सेना ने कुछ नया सोचा और फिर फौज की एक पूरी कंपनी इस पर लग गई। इंजीनियर रेजिमेंट के 150 सैनिक इकट्ठा हुए और फिर कुछ ऐसा किया जिसे देखकर चीन भी हैरान हो जाएगा। ये 150 सैनिक एक साथ कुछ ऐसा लेकर लेह के पास एक पहाड़ पर चढ़े जो पहले कभी नहीं हुआ था।
पहाड़ पर चढ़ाई 2 घंटे की थी और इनके हाथों में जो चीज थी वो 1000 किलो यानी 1 टन से भी भारी। पहाड़ पर चढ़ने के बाद देखिए 1 टन की इस चीज को जब खोला गया तो क्या निकला। यूं ही नहीं मिली आजादी है, दाम चुकाए वीरों ने, कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के। ये 225 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा तिरंगा, दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना तिरंगा। ये भारत का सॉफ्ट मैसेज है चीन के लिए। बताया गया है कि लद्दाख भारत की जमीन है और इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। अब देखिए चीन को समझाने के लिए भारत का हार्ड मैसेज यानी K9 वज्रतोप। K9 की सबसे बड़ी खूबी समझिए, जो काम बोफोर्स जैसी तोप एक जगह खड़े होकर करती है वो ये तेज रफ्तार से जगह बदल बदल कर करती है। ये लद्दाख से सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं जिससे साफ है कि LAC पर अभी सब कुछ शांत नहीं हुआ है। K9 लद्दाख में भारत की सबसे लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट है। K9 वज्र को लद्दाख में तैनात करने के पीछे बड़ी वजह क्या है, ये सीधे सेना प्रमुख से सुनिए। K9 was originally a self-propelled gun for the planes. K9 एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जो मैदानी इलाकों जैसे पंजाब और राजस्थान जैसी जगह के लिए कारगर है, लेकिन लद्दाख के हालात को देखते हुए हमने महसूस किया कि इसको यहाँ क्यों ना आजमाया जाए। ये गन ऊंची लोकेशन पर भी काम कर सकती है। हमने यहाँ 3 तोपों से शुरुआत की। जाहिर है इसमें यहाँ ऑपरेट करने के लिए कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। We had inducted 2-3 guns to start with, and of course it required some modifications to make it conducive to operate in these high altitude areas. आर्मी चीफ नरवणे बता रहे हैं कि चीन ने LAC पर अपनी सेना की तादाद बढ़ाई है और इसके जवाब में अब भारत अपनी पोजीशन को और मजबूत कर रहा है। K9 वज्र तोप की तैनाती इसी रणनीति का हिस्सा है। किसी भी जंग में सबसे पहले आर्टिलरी यानी तोप से बमबारी करके रास्ता क्लियर किया जाता है, उसके बाद टैंक और पैदल फौज इलाके में एंटर करती है। K9 वज्र ऐसे ही आक्रामक ऑपरेशन को लीड करने में अहम रोल निभाएगी, क्योंकि चीन लगातार LAC के पास अपनी फोर्स की तादाद बढ़ा रहा है। K9 क्या कर सकती है, ये कुछ दिन पहले आर्मी ने राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दिखाया था। लद्दाख में K9 वज्र को अक्टूबर में तैनात करने से पहले इसे इसी साल जून और जुलाई में यहां लाकर टेस्ट किया गया था, जिसके बाद इसकी डिप्लॉयमेंट को मंजूरी दी गई। 155 mm कैलिबर की तोप K9 वज्र को 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक गोला दाग सकती है। K9 के जो फील्ड ट्रायल हैं लद्दाख में वो कामयाब रहे हैं। हमने इससे यहाँ फायरिंग भी की और उसके भी रिजल्ट काफी अच्छा है। ये इसकी क्षमता साबित होने के बाद हमने इसकी रेजिमेंट यहाँ शामिल की है। इससे हमारी फायर पावर बढ़ेगी। हालांकि उसके लिए आधुनिक गोलों की जरूरत होगी, जो खास इसी तोप के लिए खरीदे गए हैं। कई बार K9 वज्र तोप को लोग टैंक समझते हैं, लेकिन ये टैंक नहीं है। ये एक शुद्ध तोप है जो एक टैंक नुमा करियर पर फिक्स की गई है। फायदा ये है कि तेजी से मूव करते हुए दुश्मन के इलाके में बमबारी करते हुए बढ़ती है और रास्ता क्लियर करती जाती है। K9 वज्र तोप गुजरात के हजीरा में बनाई जा रही है। भारत में ये लासन एंड टर्बो कंपनी में मेक इन इंडिया के तहत दक्षिण कोरिया की कंपनी हानवा टेक्विन के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। जब से भारत के तोपखाने में K9 वज्र को शामिल किया गया है, इंडियन आर्मी की तोप शक्ति की रेंज बढ़ गई है। यह किसी टैंक की तरह चलने वाली तोप है जो जगह बदल बदल कर दुश्मन के इलाके में घुसकर भी बमबारी कर सकती है। भारत की तोप शक्ति क्या है, अब वो बहुत गौर से समझिए। इनमें कई तोप हैं जो अलग अलग कैलिबर की हैं, यानी उनके गोलों का साइज अलग अलग होता है।
इनमें बोफोर्स 155 मिलीमीटर का गोला 25 किलोमीटर के दायरे में दागती है। M777 की रेंज 40 किलोमीटर तक है। लाइट फील्ड गन जो 105 मिलीमीटर का गोला 20 किलोमीटर के रेंज तक मार सकती है। वहीं M46 ये 130 मिलीमीटर की तोप 27 किलोमीटर तक गोला फेंक सकती है। चीन को लद्दाख में K9 जैसा मैसेज देना बहुत जरूरी हो गया था। और कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर भारत आगे भी इसी तरह की फोर्स बिल्डअप करता रहे और ऐसे कुछ और वेपन सिस्टम आपको LAC के करीब देखने को मिले। इसकी कई वजह है जो लद्दाख ही नहीं बल्कि तमाम LAC पर चीन की मूवमेंट को देखकर की जा रही है, क्योंकि चीन अब उत्तराखंड में भी दखल दे रहा है। उत्तराखंड का बाराहोटी जो भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन इसे विवादित जगह मानता है। 30 अगस्त को चीन के 100 से ज्यादा सैनिक इस इलाके में घुस गए थे। वो कई घंटे रहे और फिर लौट गए। ये चीन की प्रेशर टैक्टिस है। चीन का घुसना और पीछे हटना ये उसकी आदत है। LAC पर चीन लगातार शरारत कर रहा है और उसके आक्रामक होने की कई वजहें हैं, जिसमें चीन की तिब्बत कमांड के नए जनरल की तैनाती भी है। तिब्बत में पश्चिमी थिएटर कमांड के नए कमांडर हैं वांग हेजियांग। उनके तहत लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक का फ्रंट आता है। LAC पर भारत से आमना सामना जारी है और ऐसे में जनरल वांग हेजियांग पर अपनी वफादारी साबित करने का बहुत दबाव है, क्योंकि उनसे पहले इस कमांड को देखने वाले 2 जनरल झांग जुडोंग और शू क्यूलिंग 1 साल के अंदर ही बदले जा चुके हैं। नया जनरल आने के बाद चीन की फौज तिब्बत में लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। जाहिर है उसके टारगेट पर LAC ही है और ये भारत के लिए सावधान होने वाली बात है, क्योंकि इस बार चीन के साथ पाकिस्तान भी है, जिसके कई बड़े ऑफिसर इस वक्त तिब्बत में मौजूद हैं। वहीं एक और छोर पर तालिबान भी चीन का नया पिट्ठू साबित हो रहा है। इसलिए भारत के सामने खतरा सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और तालिबान से भी है। हमने चीन की हर हरकतों पर नजर रखी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सेना की तैनाती के मामले में भी हम चीन की बराबरी कर रहे हैं, जो किसी खतरे से निपटने के लिए जरूरी है। अभी के हालात में हमारे जवान चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तिब्बत की जमीन पर चीन ने हाल में जो युद्धाभ्यास किए हैं वो करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर हुए हैं, ताकि तिब्बत जैसे हालात के लिए खुद को चाइनीज फौज तैयार कर सके। इस एक्सरसाइज में तिब्बत कमांड से जुड़ी 10 ब्रिगेड तैनात की गई। 10 ब्रिगेड के मायने हैं कम से कम 30,000 फौज। 30,000 फौज को तैनात करने का मतलब है कि चीन बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है और जनरल नरवणे ने इस बारे में तफसील से बताया है कि चीन की फोर्स बिल्डअप को लेकर भारत सब कुछ जानता है। चीन ने इस एक्सरसाइज में हेलीकॉप्टर की ड्रिल की है। उसके तमाम ट्रांसपोर्ट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इस एक्सरसाइज में शामिल हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।